टाइप्स ऑफ प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस, जो भी है फंगल डिजीज वगैरह का. आई हैव टोल्ड यू टू डू दी होमवर्क ऑल्सो. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द अदर पार्ट ऑफ द लेसन, प्लीज ऑन योर वीडियो एंड शो मी दी होमवर्क. प्लीज ऑन योर वीडियो एंड शो मी दी होमवर्क. पूरी तरह से कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे या डुप्लीकेट करेंगे, so it can be anything. Okay, now let us see one by one. So let us first learn about the conventional breeding technique. So in conventional breeding technique there are different steps. सबसे पहले what we are going to do, screening. पहले हम screening करेंगे, evaluation करेंगे of the germplasm for the resistance sources. फिर हम क्या करेंगे, we are going to do the hybridization of the selected plant. Yes, अभी हमने जो steps पढ़ा अभी तक वही conventional breeding में आता है. अभी जो आपने हाइब्रिडाइजेशन का जो टेक्निक्स पढ़ा था बेटा, वो सारे क्या है, पुराने टाइप के, मतलब कन्वेंशनल टाइप के ब्रीडिंग्स हैं. तो हमने पहले स्क्रीनिंग किया, उसका इवैल्यूएशन किया, फिर हमने उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया. यस, और फिर जो हाइब्रिड्स है उसको भी इवैल्यूएट किया, उसको टेस्ट किया और फिर रिलीज किया. करेक्ट है. जो हमने कल सारे स्टेप्स पढ़े थे, जो 5 स्टेप्स पढ़े थे, दैट इज बीन समराइज्ड ओवर हियर. So this type of breeding technique which we were practicing from the older days, that is called as the conventional breeding techniques. Is that very clear? Yes. Now in conventional breeding techniques, what are the crops and which are the varieties and their resistance to what? Again, this table has been given in your textbook, page number 249 of your textbook. Okay, again that is a homework for you all. Under the heading some disease resistance plants developed are, ऐसा heading है. Yes, क्या heading है, disease resistance plant. तो कौन से plant है, wheat. वो variety का नाम क्या है, हिमगिरी. ये किस चीज से रेजिस्टेंस है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट या फिर हिलबंट, ये सब बीमारी का नाम है. मैंने कल ही आपको सब बीमारी दिखाई थी. यस, कि कैसे कैसे होता है. तो ये जो हिमगिरी वैरायटी है, यस, ये सारे बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस है. जो हमने कैसे बनाया है, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक से, मतलब हमने 2 वैरायटीज लिया, उसका हाइब्रिड बनाया और हाइब्रिड करने से हमें ये डिजीज रेजिस्टेंस मिला है. ब्रासिका, उसका कौन सा वैरायटी है, पूसा स्वार्निंग. ठीक है, ये किस चीज के लिए रेजिस्टेंस है, व्हाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंस है. कॉलीफ्लावर, ठीक है, उसका कौन सा वैरायटी, पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ शुभ्रा का नाम दिया है, यू कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो. तो पूसा शुभ्रा जो है, इट इज अ कॉलीफ्लावर का वैरायटी. दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट, कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट. यस. काउपी, again this has not been given in your textbook, for your knowledge you can learn. It is Pusa komal, which is resistance to bacterial blight. Chili has been given in your textbook. Chili का कौन सा है, Pusa सदाबहार. See, don't get confused. बहुत सारे बच्चे ये दोनों नाम में बहुत बार confuse होते हैं. कॉलीफ्लावर का शुभ्रा है और चिली का सदाबहार है. ठीक है, so please don't get confused between the shubhra and the sadabahar. This chili wala is resistance to virus, the chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and the leaf curl. तो टोबैको मोजाइक वायरस क्यों है, क्योंकि जो वायरस टोबैको में नुकसान पहुंचाता है वही वायरस चिली में भी पहुंच जाता है, इसलिए इसका नाम टोबैको मोजाइक वायरस यहाँ पे दिया है. ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये टेबल भी आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है टू क्रैक आइदर द 1 मार्क क्वेश्चन और द MCQ इन द बोर्ड एग्जाम. ठीक है, अच्छा, अब इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है या फिर क्या क्या होता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग से. So conventional breeding is constrained by the availability of limited number of disease resistant gene present in various crop varieties. अगर हम देखने को जाएंगे तो क्रॉप फील्ड में तो भर भर के बीमारियां हैं, पर हमने कन्वेंशनल से
आप देख सकते हो लिस्ट में सिर्फ इतने ही बीमारियों के ऊपर वर्कआउट कर पाए हैं हम। इज दैट वेरी क्लियर? ये जो अभी आपको लिस्ट दिख रहा है, इतने ही बीमारियों के ऊपर हम कन्वेक्शनल ब्रीडिंग से वर्कआउट कर पाते हैं। पर वैसे अगर हम देखने को जाएंगे तो बहुत सारे डिजीजेस है, ठीक है। अच्छा, इंड्यूसिंग म्यूटेशन, अगर हमने म्यूटेशन किया प्लांट्स में, उसका स्क्रीनिंग किया फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हमें ऐसा टाइप में क्या मिलता है, प्लांट्स हैविंग दिस डिजायरेबल कैरेक्टर्स में बी मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग। yes, so other breeding methods are selection, almost soma, clonal variant and genetic engineering, ठीक है। so conventional तो हम यूज करते ही हैं, but nowadays which is in demand is the mutational breeding. Mutational breeding का मतलब क्या है? As you can see in the diagram, this is a DNA and this is a gene. तो हम कोई तो जीन के अंदर म्यूटेशन कर रहे हैं। yes, तो म्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है? It is a sudden change in the genotype. It can be naturally or it can be done artificially also. अब नेचुरली कैसे होगा? नेचुरली के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर है तो भी म्यूटेशन हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कौन ज्यादा है तो भी म्यूटेशन हो सकता है, एक्सरे, यूवी रेज, ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं, या नेचुरल म्यूटाजेंस हम इसको बोल सकते हैं। नेचुरल म्यूटाजेंस मतलब जो नेचुरली प्रेजेंट है और जिसके कारण म्यूटेशन होता है, ठीक है। नेचुरल म्यूटाजेंस को हम फिजिकल म्यूटाजेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम बताया मैंने नेचुरल म्यूटाजेंस में? इट कैन बी हाई टेम्परेचर, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, इट कैन बी एक्सरे, इट कैन बी यूवी रेज। तो ये सब नेचुरल म्यूटाजेंस है। पर अब हम ब्रीडिंग कर रहे हैं तो हम आर्टिफिशियली भी म्यूटेशन कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन के लिए हमें केमिकल म्यूटाजेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके जब जीन में कुछ वेरिएशन ला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे केमिकल म्यूटेशन। तो केमिकल म्यूटाजेंस कौन कौन से हैं? तो एक तो है नाइट्रस एसिड, हाँ, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस एंड कोकीकाइन। ये सब जो चीजें हैं, ये जो केमिकल चीजें हैं, ये केमिकल म्यूटाजेंस हैं। मतलब अगर हमने इसका इस्तेमाल प्लांट पे किया तो प्लांट के जीन में हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। सो अगेन द क्वेश्चन कैन बी इन योर बोर्ड एग्जाम, हाँ, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। Yes, what are they? Natural or physical mutagens, chemical mutagens. Natural mutagens can be high temperature, high concentration of carbon dioxide, X-ray or UV rays. And chemical mutagens can be what? Any chemical things like nitrous acid, mustard gas, or it can be ethyl methyl sulfonate. Very clear? Now how it can be done? जो भी सीड में हमें म्यूटेशन करना है, yes, they are been exposed either to UV bulbs, या फिर एक्सरे मशीन पे हम उसको रख देंगे, एक्सरे मशीन पे रख सकते हैं, या फिर यूवी रेज में हम उसको रख सकते हैं। तो जैसे हम उसको यूवी रेज में बहुत घंटों तक रखेंगे या कुछ लिमिटेड टाइम तक रखेंगे तो उसके जीन के अंदर चेंजेस होगा। तो ऐसे टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं ब्रीडिंग्स। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, देखो अब आप स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है। म्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजेस, हम जीन के अंदर चेंजेस कर रहे हैं बाय चेंजिंग बेस सीक्वेंस ऑफ जीन। यू नो दैट डीएनए के अंदर ये जो बेस सीक्वेंस होता है वो सिमिलर होता है। यू नो दैट यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन बेस का होता है ना? This you have already learned कि adenine is always linked with guanine, cytokines are always linked with what? Thiamine. Yes, तो ये जो बेस पेयर है, अगर ये उल्टा पुल्टा हो गया, समझो यहाँ पे A है और नीचे T है, तो ये T ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, तो ये भी एक टाइप का म्यूटेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
there is a sequence of gene में changes हो रहा है, because of which new character or trait is been formed. Now mutational breeding is a breeding by mutation. It can be used chemical or radiations. Radiations में कौन सा radiations है? Gamma radiations, or I have told you just now UV or X-ray. Selecting the plant with the desired character as a source in breeding. In मूंग beans, मूंग के दालों में resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were introduced by mutation. You can see the photo of this मूंग दाल. ये जो मूंग दाल है, इसको ये बार बार ये वायरस का इन्फेक्शन होता था और ये डिजीज का प्रॉब्लम होता था, पाउडरी माइल्ड्यू का. तो ये मूंग दाल को इससे रेजिस्टेंस पाया गया. कैसे किया गया? सिर्फ म्यूटेशन की मदद से. मतलब हमने उसको म्यूटेशन करवाया और फिर ये टाइप का हमें मिला मूंग दाल. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. यू कैन सी दैट. नाउ मेनी वाइल्ड स्पीशीज हैव डिजीज रेजिस्टेंस. जो वाइल्ड में पाए जाने वाले होते, देखो दिस इज लेडीज फिंगर. ये लेडीज फिंगर का फूल है, ठीक है. मेनी वाइल्ड स्पीशीज हैव डिजीज रेजिस्टेंस बट ओनली वेरी लो यील्ड. हाँ, जो जंगल में पाए जाते हैं या नेचुरली जो पाए जाते हैं उनका यील्ड कम होता है, पर वो लोग डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं. मतलब उनको बीमारी नहीं लगती है, पर उनकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती है. तो हेंस resistance genes are introduced in the high yielding cultivated varieties. तो हमने क्या किया? अब जो रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस वाला जो जीन है, हमने उसको निकाल के कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया? इन द हाई यील्डिंग वैरायटीज. तो अब हमें क्या मिल गया? डिजीज रेजिस्टेंस भी मिल गया और हाई यील्डिंग भी मिल गया. ठीक है. तो यू कैन सी एग्जांपल ओवर हियर. Resistance to yellow mosaic virus in the bhindi was been transferred from a wild species and introduced in a new variety. ठीक है. So the transfer of resistance gene is achieved by sexual hybridization between the target and the source plant followed by selection. ठीक है. So this is what is about the mutational breeding. Again you can see the photos of both the this thing. This is the disease resistance one and ये वाला high yielding one. देखो यहाँ पे कितने सारे भिंडी दिख रहे हैं आपको. ये high yielding वाला है और ये disease resistance वाला है. ये तो हो गया वायरस एंड ऑल के बारे में. पर पेस्ट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना. अभी मैंने आपको yesterday भी बताया था. We have recently heard about the locust infection. So वायरस से तो हमने जीन में डाल के कर दिया, वैसे ही हम पेस्ट से भी छुटकारा पा सकते हैं बाय अगेन जीन म्यूटेशन. तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन द प्लांट इज बाय डूइंग एनी मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. जैसे कि अगर कोई प्लांट हैरी लीव्स वाला है, तो it gives resistance to jacid in cotton and cereal leaves, beetle in wheat. ठीक है. जैसिड्स एक टाइप का इंसेक्ट्स है. ठीक है. तो ये जैसिड इंसेक्ट से हमें छुटकारा मिल सकता है जो कॉटन को पूरा खराब कर देता है, कॉटन प्लांट को. तो कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? अगर उसका लीफ हम हैरी बना दे. तो ये क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया, है ना. तो अगर हैरी लीफ होगा तो ये जैसिड आएंगे. ठीक है. एंड सीरियल लीफ बिटल इन दी वीट. तो ये जो सीरियल लीफ बिटल है ये वीट के लीफ को पूरा खराब कर देता है. तो अगर हम वीट का भी लीफ को हैरी लीव्स कर देंगे तो ये बीटल भी नहीं आएंगे. नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेम इन वीट. अगर वीट का जो स्टेम है अगर उसे हम सॉलिड बना देंगे बाय म्यूटेशन तो इट विल गिव रेजिस्टेंस टू दी सॉ फ्लाई. नेक्स्ट स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन. ठीक है. यस, या तो हम हैरी लीफ बनाएंगे कॉटन का तो हमें जैसिड से छुटकारा मिलेगा.
अगर हम स्मूथ लीफ बनाएंगे और उसमें का उसके फूल में का नेक्टर निकाल देंगे, ऐसा म्यूटेशन करेंगे कि वो नेक्टर ही नहीं बना पाए, तो दे विल नॉट अट्रैक्ट द बॉलवर्म्स। ठीक है, बॉलवर्म इज अ वर्म विच इज पूरा 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 का पूरा कॉटन के खेत को ये कर देता है, खराब कर डालता है। ठीक है, तो बॉलवर्म से छुटकारा पाने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेंज द जीन which produces nectar in the flower। तो नेक्टर लेस हो जाएगा तो बॉलवर्म अट्रैक्ट ही नहीं होंगे उसके पास। अगेन वी कैन डू सम जीन म्यूटेशन जिससे कि प्लांट, जैसे कि मेज प्लांट वगैरह है, उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड का लेवल हाई हो जाए। हाई एस्पार्टिक एसिड लेवल, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज अगर हमने कर दिया तो इट विल गेट अ रेजिस्टेंस टू व्हाट, स्टेम बोरर्स। स्टेम बोरर्स मतलब ऐसे इंसेक्ट्स हैं ये, बोरर्स नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा स्टेम में होल कर डालते हैं। ठीक है, तो अगेन हैव अ लिस्ट ऑफ इट कि हम म्यूटेशन से क्या क्या कर सकते हैं। मतलब ये तो हमने मॉर्फोलॉजिकल ये किया, नीचे वी हैव डन द बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, so that we can get rid of this insects. Next, breeding method for insects pest resistance involves the same step. Source of resistant genes are cultivated varieties, germplasm collection or wild varieties, relatives. Now, again, this has been again given in your textbook. ठीक है, सम पेस्ट वैरायटीज है ये सब पेस्ट वैरायटीज के नाम बता रही हूँ मैं। सी ये सब पेस्ट के नाम है। एफिड भी एक पेस्ट है, जैसिड, फ्रूट बोरर, यस, देन ये सब पेस्ट के नाम है। शूट एंड फ्रूट बोरर, ये सब पेस्ट है, मतलब इंसेक्ट हैं ये लोग। तो कौन से प्लांट को किस कौन से पेस्ट से हमने कैसा वैरायटी बनाया है, तो ब्रेसिका जो है उसको हमने इंसेक्ट से रेजिस्टेंस बनाया। कौन से इंसेक्ट से? एफिड से। उसका नाम क्या है, वो वैरायटी का नाम क्या है? पूसा गौरव। फ्लैट बीन्स, ठीक है, पूसा सेम 2 and पूसा सेम 3 have got a resistance from this jacid, aphids and the food borers. ओकरा मतलब की भिंडी, ठीक है, उसमें हमने कौन सा वैरायटी बनाया है? पूसा स्वानी and पूसा A4 which are for shoot and fruit borer. Is that very clear? Again, this table is also very, very important for all of you. ठीक है, ये हो गया. This part we have finished with the mutational breeding. Now the next topic which we are going to learn is about the fortification. Okay, biofortification. अच्छा, अब बायोफोर्टिफिकेशन समझाने के लिए आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल. जैसे अगर आपने सिंपल 1 ग्लास ऑफ दूध पिया तो आपको क्या क्या मिलेगा? वो दूध का मिल्क कंटेंट मिलेगा एंड शुगर कंटेंट मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम व्हाटएवर. बट अगर आप उसके अंदर फोर्टिफिकेशन करते हो, फोर्टिफाइड करते हो, फोर्टिफाइड मतलब फोर्टिफिकेशन का मतलब उसमें और कुछ एड अप करते हो, जैसे कि आपने उसमें हॉर्लिक्स ऐड कर दिया, यस, तो क्या हो गया? उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया. करेक्ट है कि नहीं? पहले आपने सिर्फ एक सिंपल ग्लास ऑफ मिल्क पिया तो उससे आपको शुगर मिला, प्रोटीन मिला, सम विटामिन मिले एंड कैल्शियम मिला. बट वही दूध में अगर आपने हॉर्लिक्स मिक्स कर लिया तो उसका फोर्टिफिकेशन हो गया. फोर्टिफिकेशन का मतलब है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया. तो प्रॉब्लम क्या है कि अब भी ऐसे बहुत ज्यादा इंडिया में पॉवर्टी है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फिर वो राइस हो या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, जिसको खाने से उसके अंदर हम उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे. कि जो गरीब है, जैसे उन्होंने सिर्फ एक टोमेटो खाया तो टोमेटो में सिर्फ उनको वो खाने से उनको सिर्फ एसिड ही मिल पाएगा, पर वो एसिड के साथ अगर हमने उसकी और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी, मतलब उसमें अगर हमने प्रोटीन भी फोर्टिफाई कर दिया, सम कार्बोहाइड्रेट भी फोर्टिफाई कर दिया, तो एक टोमेटो खाने से ही उनका वो न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है वो पूरा हो सकेगा.
So this technique is called as the biofortification. Is that very clear? Now you can see that 840 billion people do not have adequate food. इतने सारे लोगों के पास खाना ही नहीं होता है, और खाना होगा भी तो वो पूरा बैलेंस्ड डाइट नहीं होता है. So 3 billion people are suffering from micronutrients, malnutrition you can say. Yes, micronutrients या protein and vitamin deficiency. मीन्स उनका पेट तो भरता है, वो जिंदा तो है, उनका पेट तो भर रहा है, बट उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का कमी है, उनके अंदर विटामिन्स का कमी है, मिनरल्स का कमी है, या प्रोटीन का कमी है. यस, तो ऐसे लोग we can, they are alive, yes, they are sustaining, but they are having lot of malnutrition. ऐसे चीज को हम बोलते हैं हिडन हंगर. प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट. हिडन हंगर का मतलब है malnutrition of nutrients. Malnutrition of micronutrients, it can be of protein, it can be of vitamins. ठीक है, अगर इस चीज की कमी है बॉडी के अंदर, तो उसको हम हिडन हंगर बोलते हैं. तो हिडन हंगर को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गो फॉर बायोफोर्टिफिकेशन. यस, जो ऑलरेडी चीजें वो खा पाते हैं या खरीद सकते हैं, उसी का हम अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. So it is the breeding crop with higher level of vitamins, minerals, proteins and healthier fats. It will help to improve the public health. Very clear? So let us see the objectives of doing that. So what is the main objective of doing biofortification? The main objective of doing the biofortification is to improve protein content and quality, to improve oil content and the quality, to improve the vitamin content, and to improve the micronutrients and mineral content of the food. ठीक है, तो ये क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव्स है. किसके ऑब्जेक्टिव्स है? ये ब्रीडिंग के, ब्रीडिंग प्रोग्राम के ये ऑब्जेक्टिव्स है. For doing what? For doing biofortification. Yes, so it is objectives of breeding for doing the biofortification. Now some examples are been given in your textbook. So in 2000, maize hybrid had twice the amount of amino acid. Yes, ये जो हमने plant breeding से जो maize बनाया है, it was biofortified. बायोफोर्टिफाइड किस चीज के लिए? उसके अंदर डबल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड था. कौन सा अमाइनो एसिड? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ठीक है, कंपेयर टू द मेज हाइब्रिड, एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड विच वर डेवलप्ड. ठीक है, तो जो हमने बायोफोर्टिफाइड मेज बनाया है उसमें 2 times मोर अमाइनो एसिड थे, ये लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. दिस आर द अमाइनो एसिड नेम. व्हीट वैरायटी में एटलास 66. yes, it is having high protein content. You know that the wheat is what source of carbohydrate है ना. wheat हम किस लिए खाते हैं? it is a source of carbohydrate. but wheat में जो हमने एटलास 66 बनाया है by plant breeding method, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी है. ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि उसका फोर्टिफिकेशन हो गया. यस, देन iron fortified rice varieties also have made, containing over 5 times much iron as in commonly consumed varieties. ठीक है, very clear to all of you. Yes, so अभी तक हमने किसका पढ़ा? बायोफोर्टिफिकेशन मेज का पढ़ा विथ रेस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड, व्हीट का पढ़ा विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटीन, राइस का पढ़ा विथ रेस्पेक्ट टू आयरन. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. लेट अस सी दैट. वेजिटेबल्स के बारे में. सो वेजिटेबल क्रॉप्स में भी हमने फोर्टिफिकेशन किया है. फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए एनरिच्ड crops, carrots, spinach and the pumpkins. So carrots, spinach and pumpkin are rich in vitamin A.
fortification. ठीक है, and minerals also. Vitamin C, rich bitter gourd. Bitter gourd is karela. Bathua, it's a leafy vegetable. Mustard, tomato, rich in vitamin C. Iron and calcium enriched spinach and bathua. Protein enriched beans, ठीक है, the examples are been given, and the peas. Very clear to all of you. These all have been developed by the IARI. ठीक है, is that very clear? आप सबको समझ में आ गया बेटा बायो फोर्टिफिकेशन भी? Any doubt related to the bio fortification? Yes. Next topic which we are going to learn is the single cell protein. देखो नाम से ही आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा. सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब क्या हो गया? यूनिसेल्युलर. यस, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिससे हम प्रोटीन बनवा सकते हैं या प्रोटीन डेवलप करते हैं, ऐसे टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? सिंगल सेल प्रोटीन. ठीक है, तो थोड़ा सा लेट मी टेल यू अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको हम SCP भी बोलते हैं. अभी देखो, अभी अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो हमें 2050 तक, दिस इज व्हाट इज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, हमें 2050 तक, अगर हम बात करेंगे तो हमें 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि to meet the global demand for animal derived protein. ठीक है, because we know that the proteins which we get are from the animal sources, mainly they are the animal sources like from meat and the dairy products. तो अगर हम 2050 तक इंतजार करेंगे तो हमें कितना मीट और डेयरी इंडस्ट्री में कितना टन्स हमें लगेगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1250 मिलियन टन्स, एंड इट इज हाईली इम्पॉसिबल. ठीक है, तो ये जो ग्रोइंग डिमांड है प्रोटीन का, तो इसके वजह से क्या हो रहा है? जो भी सस्टेनेबल थिंग्स है, मतलब एनिमल्स वगैरह, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना? द एक्सप्लॉयटेशन इन द डेयरी इंडस्ट्री, एक्सप्लॉयटेशन इन द पोल्ट्री एंड व्हाट आर नॉट थिंग्स. So to get an alternative for that, we have taken another route for extracting the protein, and that is with the help of this unicellular organism called as a single cell protein. So it is an alternative source of protein for animal and human nutrition. Example, you can see the example. The example is we can get it from the microbes, and the name of the microbe is spirulina, and please underline that and tick it, very important, spirulina. ठीक है, now ये जो see here the record has been given, a 250 kg cow produces 200 grams of protein per day. In the same period 250 grams, यहाँ पे केजी और यहाँ पे ग्राम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, ये बैक्टीरिया है, दिस इज एन बैक्टीरिया मिथाइलोफाइलस. ठीक है, ये क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, है ना? तो फायदे में है कि नहीं? अगर हम 250 kg ऑफ काउज लेंगे तो उनसे हमें सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, और सिर्फ 250 ग्राम्स ऑफ बैक्टीरिया से हमें, ये वाला बैक्टीरिया का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उससे हमें 25 टन्स प्रोटीन मिल रहा है. तो इसको हम बोलेंगे सिंगल सेल प्रोटीन. ठीक है, तो थोड़ा सा स्पाइरुलिना के बारे में बात करते हैं. सो इट इज रिच इन प्रोटीन, इट इज रिच इन मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन ऑल्सो. ये जो spirulina, it grows on material like wastewater from potato processing plants containing starch या फिर straw
या फिर मोलासेस या फिर एनिमल मैन्योर पे भी ग्रो करता है एंड सीवेज में भी ग्रो कर सकता है, मतलब ये कहीं पे भी आसानी से ग्रो कर सकता है. एंड दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ठीक है, so it is very easy to grow this microorganism. वेरी क्लियर. तो इसको ग्रो करना बहुत आसान है और इससे जो मिलेगा प्रोटीन ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है. See how it has been cultured. This is a petri dish. ठीक है, ये जो बेस है वो अगार जेल है और उसके ऊपर it has been grow. ठीक है, तो this is how it has been seen. Now the examples which are been given in your textbook. Now wait, I will share the textbook with you all. Huh? Okay, can you all see the textbook? Yes beta, can you all see the textbook? Yes or no? Yes. Yes, miss. बच्चा, ठीक है. So microorganisms which was not been there in the slide, ये सारे organisms है. तो microorganisms which are used for the production of this SCP are as follows. So हम फंगाई का भी मदद लेते हैं for the production of this protein, yeast का भी मदद लेते हैं, algae का भी, अभी आपने spirulina देखा है, and bacteria का भी. और let us see the advantages of this spirulina. We know that the microorganisms they multiply very fast. ठीक है, so that means a large quantity of biomass can be produced in a very short duration. Microbes बहुत फटाफट ग्रो करते हैं, तो थोड़े ही टाइम में बहुत ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सकता है. अच्छा, अगर हमें इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, तो वो भी बहुत आसान है माइक्रोब्स के अंदर करना. ठीक है, तो माइक्रोब्स कैन बी इजीली जेनेटिकली मॉडिफाइड to vary the amino acid composition. They have high protein content. Yes. Next, a broad varieties of raw materials including waste can be used as a substrate. Substrate मतलब growth medium for the single cell protein. इसके वजह से क्या होता है, it decreases the pollution या pollutant. It is a good source of vitamins, amino acid, minerals and the crude fibers. ठीक है, is that very clear to all of you? ठीक है, if you talk about the astronauts, ठीक है, अब astronauts तो जैसा ऐसा थाली परोस के खाना तो नहीं खाते हैं ना, तो they use the single cell protein for the diet. ठीक है, जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, they use this powder. वो स्पिरुलिना का मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था ना पाउडर का, तो they use this powder as a protein supplement with vitamins and all. ठीक है, जिससे कि वो लोग वहां पे सस्टेन कर पाते हैं. ठीक है, दिस कैन बी यूज एज अ फॉडर फॉर पिग्स एंड ऑल और ब्रीडिंग फिश इवन इन पोल्ट्री और कैटल फार्मिंग. ठीक है, बिकॉज दे टू रिक्वायर द प्रोटीन कंटेंट. अगेन we know that SCP is not only good in protein but it is also rich in vitamin B complex, minerals and fats. Okay? पर अभी आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया, ये सारे इनका भी नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. Okay? So what we have seen today, just a second बेटा. Now let me show you beta, wait. So I've taught you today about this plant breeding for resistance to insect pest. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई आपको. You have to draw, make this table also. ये table बनाओ. Write down the types of mutagens from here.
टिश्यू कल्चर अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेटा. एंड देन वी हैव सीन अबाउट दी, just 1 minute. Then I've taught you about the single cell protein. And then the third topic which I've taught you is about this biofortification. ये 3 topics अभी तक मैंने आपको explain किए. तो आपको ये biofortification वगैरह का आसानी से आपको सब चीजें मिल जाएगा, all that examples and all भी, so you can just go through it. Now the last topic which has been remaining of this particular topic is the tissue culture. So let me again go back to the PPT and I will teach you tissue culture also. Now let us learn this tissue culture. अभी जैसे मैंने आपको एनिमल्स में बेटा MOET सिखाया था. MOET का मतलब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि हम सैरोगेट मदर के मदद से हम एक ही बार में बहुत सारा चीजें जो हम डिजायर्ड क्वालिटी है हम एक ही बार में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं. तो वैसे ही हम प्लांट में भी कर सकते हैं. अभी तक आपने प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या पढ़ा था कि हम कैसे अपने जीन को आइदर बाय हाइब्रिडाइजेशन या फिर बाय म्यूटेशन कैसे हम अपना डिजायर्ड जीन का प्लांट बना सकते हैं. अभी तक तो हमने सिर्फ प्लांट बनाने का सीखा. अब टिश्यू कल्चर से आप क्या करोगे कि यही प्लांट एक ही बार में ज्यादा फॉर्म हो, ऐसा हम टेक्निक अपना रहे हैं. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है हम ऐसा प्लांट बनाना चाह रहे हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, जो हाई यील्डिंग हो, जो पेस्ट रेजिस्टेंस हो. ठीक है, अभी हमने एक प्लांट तो बना लिया प्लांट ब्रीडिंग से, फिर वो हमने हाइब्रिडाइजेशन से किया हो या फिर म्यूटेशन से किया हो. अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये टिश्यू कल्चर की मदद से जो हमने ये अच्छा वाला डिजायर्ड वाला अच्छा क्वालिटी वाला प्लांट बनाया है उसको हम एक ही बार में बहुत ज्यादा बनाएंगे. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर. ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ इट हैज बीन डन. Now the tissue culture, now you can see the photo, it has been done in labs. ठीक है, it is a technique of growing the plant cell. या तो हम plant का cell grow करेंगे, या तो tissue grow करेंगे, या तो organs, कोई भी plant organ जैसे कि root हो गया, stem हो गया, उसको अगर हम grow कर रहे हैं in sterilized culture medium. Yes, sterilized culture medium में grow कर रहे हैं अंडर कंट्रोल्ड असेप्टिक कंडीशन. असेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है कि बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बिना के साथ हम उसे ग्रो कर रहे हैं इनसाइड द लैब. ऐसे कल्चरिंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टेक्निक को हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर. तो ये टिश्यू कल्चर से क्या होगा, द होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट. अगेन दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 mark क्वेश्चन. What is this explant? It can be any plant part. कोई भी प्लांट के पार्ट को हम एक्सप्लांट बोलते हैं. और एक्सप्लांट वो प्लांट है जो हम अगार जेल में, देखो ये कोनिकल फ्लास्क में आपको नीचे दिख सकता है, ये सब अगार जेल दिख रहा है आपको. तो अगार जेल में कोई भी हम अगर प्लांट पार्ट यूज कर रहे हैं टू ग्रो एज अ ग्रोथ मीडियम, उसको बोला जाता है एक्सप्लांट. ठीक है, सो एनी plant part grown in a test tube under sterile condition in special nutrient media, this is called as the explant. ठीक है, एक्सप्लांट कहाँ पे ग्रो करेंगे हम, स्टेराइल कंडीशन में. हाँ, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे. न्यूट्रिएंट मीडियम हम कैसे बनाएंगे, अगार जेल में सारा न्यूट्रिएंट्स मिक्स करेंगे. और कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं हम इसको, टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, now next thing is totipotency. Again this can also be asked as a 1 mark question in the board exam. totipotency का मतलब होता है, toti means a total and potency का मतलब होता है potential. So total potential. Total potential किसका, it is a capacity to generate a whole plant from a any cell or a explant. ठीक है, मतलब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है,
द मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है, दिस यू नो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है। तो अब मैं क्या करूंगी, समझो मैंने एक थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाया कोई प्लांट का, और उसको मैंने अगार मीडियम में ग्रो किया, और वो अगार मीडियम में वो सेल से मुझे पूरा का पूरा प्लांट मिल रहा है। अब पूरा का पूरा प्लांट मतलब रूट मिल रहा है, स्टेम मिल रहा है, लीफ मिल रहा है। इसका मतलब वो जो सिंगल सेल था, वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वो क्या है, टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट मतलब वो एक सेल के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो पूरे के पूरे प्लांट में डेवलप हो सके। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ टोटीपोटेंसी। इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ सेल और अ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट कैन बी एनी स्मॉल पार्ट, ठीक है, टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट। पूरे प्लांट में जब वो डेवलप हो सकता है तो उसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। सो न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड कार्बन का सोर्सेस, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस, ठीक है, ये हार्मोन्स है। ग्रोथ रेगुलेटर्स मींस दे आर दी, साइटोकाइनेन से सेल डिवीजन होगा और ऑक्सिन से वो बढ़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो यू कैन सी इन द डायग्राम वेरी क्लियरली दैट, ठीक है, हम कोई भी सेल ये लेंगे, रूट सेल लेंगे, हमने उसको कल्चर किया, देन वी कैन ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब एंड देन वी कैन गेट अ पूरा मैच्योर प्लांट, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक छोटे से रूट सेल से। रूट सेल में भी मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, तो एक छोटे से रूट सेल से हमें पूरा ये साइकिल से हमें पूरा प्लांट मिल गया है, उसका रूट मिला, स्टेम मिला, लीव्स मिला, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी, ठीक है। So by tissue culture, it is possible to achieve a large number of plant. तो इसका मेन मोटिव क्या है बेटा, ये फर्स्ट ही लाइन इसका मेन मोटिव है, हमें बहुत सारा प्लांट चाहिए इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। हमें कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा डिजायर्ड प्लांट चाहिए, इसके लिए हम ये टिश्यू कल्चर करते हैं। These plants can be genetically similar to the original plant. इसके लिए they are called as a soma. Soma मतलब body and clones मतलब same to same. So पूरा same to same body है, therefore called as a soma clones. So the method of producing thousands of plant through tissue culture is called as micro. Micro क्यों, क्योंकि हम छोटा सा सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोपागेशन, डेवलपमेंट। हाँ, तो जब हम छोटे से सेल से एक पूरा का पूरा प्लांट खड़ा कर सकते हैं, सो दैट टेक्निक और टिश्यू कल्चर टेक्निक इज कॉल्ड एज दी माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? अच्छा, कौन कौन से प्लांट्स हमने इससे बनाया है, यू कैन सी दैट। आप अगर आप नर्सरी में जाओगे तो आपको ऐसा भर भर के ऐसे बनाना का प्लांट नजर आएंगे, जो ऐसे प्लास्टिक बैग्स में रखे रहते हैं। तो इतने सारे कैसे ग्रो किए जाते हैं, अगेन बाय दिस मेथड ओनली, दैट इज अ टिश्यू कल्चर से। तो हम कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं, लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा, वी कैन प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। Another application of this method is the recovery of healthy plants from diseased plants. अगर plant is infected with a virus, the meristem is free of virus. क्योंकि वहां पे क्यों है meristem is free of virus? Because meristem के अंदर continuous cell division हो रहा है. So it can be apical meristem or it can be axillary meristem. These two terms you have already learned in the morphology lesson. This meristem can be removed and it can be grown in vitro. In vitro का मतलब है inside the lab, to obtain virus-free plant. And therefore, scientists have cultured the meristems of banana, sugarcane, potato, etc. ठीक है, तो हम या तो टिश्यू कल्चर एक ही बार में, हमें बहुत सारा प्लांट चाहिए उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर हम डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, वायरस रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी, हाँ, वायरस रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। Let us learn the next topic, that is a somatic hybridization.
ठीक है. It is a production of hybrid plant by the fusion of protoplast. हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर रहे हैं ऑफ 2 डिफरेंट वैरायटीज. ठीक है. तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सी द डायग्राम. ये देखो, ये लीफ कैसा है, इसका सेल कैसा है, ये वाला लीफ कैसा है, इसका सेल कैसा है. हाँ, जस्ट सी द डायग्राम एंड यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम वी विल आइसोलेट द सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट. तो देखो फर्स्ट स्टेप में डायग्राम को देखो, हमने सिंगल सेल को आइसोलेट किया है ये वाले लीफ से और ये वाले लीफ से. फिर हमने क्या किया, उसका सेल वॉल को निकाल दिया. यस, प्लांट में सेल वॉल होता है ना, तो हमने उसके सेल वॉल को निकाल दिया. फिर क्या किया, आइसोलेट द नेकेड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो उसको प्रोटोप्लाज्म को हमने आइसोलेट किया. फिर क्या किया, वी हैव फ्यूज्ड द आइसोलेटेड protoplasm, that is a protoplast from 2 different varieties of plant to get hybrid protoplast, जिससे हमें क्या मिल रहा है, नया हाइब्रिड मिल रहा है. मतलब क्या, या तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा हमें. हम फूल का इंतजार करेंगे, फूल आएगा, फूल में से हम उसका एंथर निकालेंगे और फिर उस पे पोलन ग्रेन डस्ट करेंगे. तो उससे अच्छा टेक्निक क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. इसके अंदर हमने सेल लिया, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा दिया कोई भी एंजाइम से, उसका प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट मतलब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, है ना. न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सब क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम्स दिख रहा है. तो इसका ये क्रोमोसोम है, इसका ये क्रोमोसोम है, हमने उसको फ्यूज कर दिया. तो देखो दोनों मिक्स हो गया, रेड एंड ब्लू मिक्स हो गया. तो उससे जो नया प्लांट आया है, इट इज हैविंग द बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका भी है इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये वाला जो प्लांट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फिड, एम्फीडिप्लॉइड. तो इसको, ये वाले टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम किसका फ्यूजन करते हैं, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं. ठीक है. So protoplast of tomatoes and potatoes has been fused. टोमेट देखो, आप देख सकते हो फोटो में, टोमेटो एंड पोटैटो को फ्यूज करने के बाद न्यू हाइब्रिड, हाँ, plant having tomato and potato characteristics was been formed. You can see in the diagram, से देखो वो पोटैटो दिख रहा है, अंदर से टोमेटो. नेक्स्ट वाला देखो, एप्पल और अंदर से ऑरेंज. Unfortunately, this plant did not have all the desired combination of characteristics for its commercial utilization. ठीक है. So I hope it is very much clear to all of you. अच्छा, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर का भी आपको टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा सा फ्लो टेबल दिया है बेटा. अगेन आई एम गोइंग बैक टू द टेक्स्ट बुक. See this one. हाँ, ये वाला भी आपको लिखना है. This is a flow chart for plant tissue culture. Is that very clear? ये भी आपको लिखना है one time. So I hope this much part is very much clear to all of you. Now the second part of this particular lesson is also been completed. ठीक है. आज हमने प्लांट ब्रीडिंग भी पूरी तरह से पढ़ लिया है. तो ये लेसन में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट है. एक तो है प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा है एनिमल ब्रीडिंग और थर्ड है यूजेस ऑफ माइक्रोब्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी लर्निंग अबाउट द यूजेस ऑफ दिस माइक्रोब्स. तो अब हमारा 2 पार्ट ये लेसन का खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट लेक्चर से वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस माइक्रोब्स पार्ट. ठीक है, ये वाला पार्ट से हम शुरू करेंगे. माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से हम स्टार्ट करेंगे. Is that very clear to all of you, beta? Anybody is having